अद्य शुक्रवासरः अथवा भृगुवासरः वैशाख शुद्ध तृतीया अक्षय तृतीया इति लोके दिनांक 10 मे 2024 चरक सूत्र स्थानाध्याय 12 वातकलाकली शंखं चक्रं जलौकान् दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यांशकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूषिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापकोऽभिषक्तश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वर अग्निवेश दिक्केभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ओम शांति 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 आज अक्षय तृतीया है। 3.5 मुहूर्तों में से एक शुभ मुहूर्त माना जाता है। 2011 में मैंने इसी दिन पे आयुर्वेद में नई संहिता लिखने का संकल्प किया था। अब करीबन 13 बरस हो चुके हैं और मैं उस रास्ते पर चल रहा हूँ, फिर भी आज भी चल रहा हूँ। केवल आयुर्वेद की संहिता लिखने के बजाय आयुर्योग संहिता लिखना यह मैंने अभी निश्चित कर लिया है। वो 3 खंडों में होगी, ये भी निश्चित कर लिया है। और प्रथम खंड में पूरे विश्व भर के स्वस्थ वृत्त के बारे में विचार होगा। दूसरे खंड में इसमें परिवर्तन किस प्रकार का आ गया है स्वस्थ वृत्त में, और खास करके दोष धातु मल स्तर पर या रोगों के स्तर पर उसके किस प्रकार से परिणाम दिख रहे हैं। और ये पंचकोश के बारे में बहस इस प्रकार की होगी। और तीसरे में रोगों के बारे में बहस होगी। उसमें जो ग्रंथों में लिखित रोग है, हृदरोग जैसे, उनमें जो परिवर्तन आए हैं उसके बारे में बहस होगी। और
जो नए रूप से रोग उभरे हैं उसके बारे में होगा। अब माहौल काफी बदल चुका है, और नई नई समस्या उभर आ रही है। जैसे कि ये प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण एक अहम कारण बन गया है अस्वास्थ्य का, रोगों का। विभक्त कुटुंब पद्धति शुरू हो गई है, और ये एक बड़ा कारण बन गया है संस्कारों के अभाव का, अर्थात नई पीढ़ी के निर्माण के बारे में। और वो भी एक मूल कारण बन गया है अनारोग्य का, इस प्रकार से। अरे मोबाइल वगैरह गैजेट्स आ गए हैं। ये वास्तव में प्रदूषण में ही अपना हाथ बटाते हैं। फिर भी इन सभी के बारे में अलगता से सोचना जरूरी इस प्रकार का हो गया है। और फिर योग के बारे में सोचकर, आयुर्वेद और योग का प्रैक्टिकल मिलाप करके दोनों के जरिए स्वास्थ्य कैसे बनाए रखे, और अगर बिगड़ गया है तो दोनों के जरिए स्वास्थ्य का पुनर्स्थापन कैसे करे, इसके बारे में इसमें बहस होगी। पूरी संविधान संस्कृत में ही होगी। फिर भी जो अंश संस्कृत में कहने के लिए काफी मुश्किल है, खास करके आधुनिक विज्ञान के, उनके बारे में अंग्रेजी, हिंदी या मराठी, इसके बारे में भी सोचा जाएगा। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये चरक संहिता काफी लंबे देर तक चल रही है। लेकिन वहां पर हम चिकित्सा 9वें अध्याय तक पहुंच गए हैं, और यहाँ हमें 24वें अध्याय तक पहुंचना है। 12वें अध्याय से आगे। ये पूरा होने के बाद शायद एक बार सुश्रुत और एक बार अष्टांग संग्रह, सूत्र निदान स्थान, ये सोचने के बारे में सोच रहा हूँ, ये पढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ। शायद इसमें 2-3 बरस चले जाएंगे। तब तक नई संहिता कुछ कुछ लिखना आरंभ हो जाएगा। अगले 6 बरसों में मुझे संविदा का काम पूरा करना है। जबकि मैं 75 बरस का बन जाऊंगा। और फिर उसी संविदा का पठन यहाँ पे होगा। ताकि मैं विस्तार से हिंदी में उसके बारे में भाष्य कर सकूं। चाहे हम अंग्रेजी के बारे में भी सोच सकते हैं, और वैसे मराठी में तो थोड़ा बहुत कर लेंगे, अभी ऐसे मैंने सोचा नहीं है इसके बारे में। लेकिन धीरे धीरे इसी संहिता का पठन, आयुर्योग संहिता, यहाँ पे होना शुरू हो जाएगा। मैंने एक सोचा था कि सभी आयुर्वेद के ग्रंथ मुझे यहाँ पे पढ़ने हैं एक्चुअली। लेकिन ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, ये उसका विवरण करना, ये भी बात है। नहीं तो ऐसा कर सकते हैं कि केवल पढ़ लेंगे, ताकि मेरा पढ़ना पूरा हो जाए, कम से कम। और विवरण पर ज्यादा बहस नहीं करे इस प्रकार से। लेकिन फिर भी बहुत सारी संहिताएं हैं इसमें, और इन सभी को भली भांति इस प्रकार से पढ़ पाना, ये भी एक थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का काम है। तो ठीक है।
हम ऐसा कर सकते हैं कि चातुर्मास में एक संहिता पढ़ लेना, इस प्रकार का संकल्प करेंगे और उसको पूरा कर लेंगे। हर बरस में एक नई संहिता, एक दिन, इस प्रकार से। और ज्यादातर पढ़ने की बात होगी, समझने की बात या विवरण की बात कम होगी, इस प्रकार से। मैं चाहता हूं कि मुझे समस्त आयुर्वेद वाङ्मय जो है उसका कम से कम कहाँ पे क्या लिखा है ये तो मालूम होना चाहिए। किस बारे में कहाँ पे कैसे बहस की गई है ये तो मालूम होना चाहिए। चाहे आगे हम उसमें से किसी एक विषय को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो कम से कम यहाँ यहाँ ये आया है ये तो बात मालूम होनी चाहिए। तो शायद इस बरस के चातुर्मास के इसके बारे में शुरुआत करेंगे। और अगले 3-4 वर्षों में, 5-6 वर्षों में एक ही ग्रंथ पूरा हो पाएगा, एक एक ग्रंथ, 5-6 ग्रंथ पूरे हो पाएंगे। ये भी काफी मुश्किल इस प्रकार का मामला है। और प्रैक्टिस को तो मुझे कम करना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं इसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाऊंगा। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस को कम करते जाना है और इसी में ध्यान देना है, ये अभी सोच रहा हूँ। तो अक्षय तृतीया के आप सभी को अक्षय शुभकामनाएं, और इस संकल्प में आप सभी का सहयोग मिले। तो ठीक है, आज आगे बढ़ते हैं। अपाम विसर्ग, तो पानी बरसात के रूप में आना, ये वायु का इस प्रकार का काम है। और कोई एक मापन है उसका कि 850 तक वो पहुंच गया है अंक। 1000 तक पहुंच जाता है तो बारिश बनना है, ये मेघ बनना आरंभ हो जाता है। 1050 तक पहुंचते हैं तो बारिश शुरू होती है, ऐसा मैंने एक स्केल सुना उसके बारे में। तो ये अपाम विसर्ग, ये हाँ, वायु का ही काम इस प्रकार का है। अष्टांग संग्रह, हृदय संग्रह पढ़ेंगे चातुर्मास में। हाँ, संग्रह बहुत शुरू में किया था, लेकिन शारीरिक रचना, शारीरिक क्रिया के बारे में संग्रह में काफी अलग सूत्र आए हैं, जो चरक सुषुम्ना में नहीं मिलते। ये कहाँ से लिए गए मालूम नहीं इस प्रकार। और इसलिए सूत्र स्थान और शारीरिक स्थान कम से कम पढ़ लेंगे संग्रह का। तो इस चातुर्मास में शायद उसके बारे में सोच सकते हैं। हम्म, तो ठीक है। चातुर्मास में इसका आरंभ करेंगे, और कम से कम पढ़ लेना तो जरूरी है कि आगे बहस उसमें कितनी होगी नहीं होगी ये अलग बात इस प्रकार की रहेगी। प्रवर्तनम स्रोतसाम, जो विभिन्न इस प्रकार के स्रोतस है उनका निर्माण करना, उनकी प्रवृत्ति करना। ये नदियां अपना अपना प्रवाह बदलती रहती है, ये एक भी बात है। और उसके पीछे भी वायु ये कारण होता है। तो ये भी एक अहम मुद्दा रहेगा, और इस प्रकार का प्रवर्तन किसी के लिए फायदेमंद होता है, किसी के लिए नुकसानकारक साबित होता है, इस प्रकार से। पुष्प फलानांच अभिनिर्वर्तन, पुष्प और फल इनका निर्माण, ये वायु के अधीन इस प्रकार के हैं। तो हम अच्छी तरीके से
पूरे जीवन को समझने की कोशिश करेंगे, चाहे हमारा हो, चाहे वनस्पतियों का हो, इस प्रकार से। तो कब फूल आएंगे, कब पुष्प फल आएंगे, वगैरह वगैरह, ये सब भी वायु के ऊपर निर्भर है, इस प्रकार से। आपके सारे संकल्प पर है वो। आपके शुभाशीर्वाद हमेशा मिलते रहे, यह अक्षय भाव शुभ का। श्रीपाद माम। उद्भेदनम चा उद्भिदानाम। ये जो जमीन को फाड़कर पेड़ पौधे ऊपर आते हैं, ये उद्भेदन है उनका। और ये उद्भिद, जब मैं प्रिय आयुर्वेद में पहुंचा, तो उद्भिज्जांग प्रत्यंग विज्ञान इस प्रकार का कोई विषय था। नाम से तो कुछ पता नहीं चला कि उद्भिज्जांग प्रत्यंग विज्ञान ये है क्या, इस प्रकार से। फिर बाद में चला कि ये वनस्पतियों के बारे में। और पदार्थ विज्ञान को हम समझ रहे थे कि फिजिक्स होगा, लेकिन ये अजीब ही था पदार्थ विज्ञान। तो ये सब बातें पदार्थ विज्ञान में कहाँ आती है, ऐसा सोचने लगे। प्रमाण विचार, प्रमेय विचार, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से बात हुई। तो मुझे लगता है कि ये सभी बातें शालेय स्तर पर होनी चाहिए। उदाहरण अलग लेके करेंगे तो भी चलेगा, इस प्रकार से। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग आवश्यक है। और इसलिए विभिन्न समस्याओं को सामने खड़े करना और उसके बारे में सोचने के लिए प्रवृत्त करना कि इसका हल कैसा हो सकता है, एक अहम मुद्दा वास्तव में रहेगा। आज की शिक्षा विचार के लिए प्रवृत्त नहीं करती। तो जूनियर केजी, सीनियर केजी से लेकर विभिन्न पहेलियां हर बरस में रखी जाए, और जो टैलेंटेड विद्यार्थी है वो उसमें कम से कम कुछ कर सके, और सभी विषय में हो। केवल एक विषय में करना है, इस प्रकार से बात नहीं है, तो सभी विषय में इस प्रकार किया कर। पहेलियां का सुझाव हम देते हैं। आयुर्वेद में भी ये होना है, शायद आयुर्वेद में हम पहले करें और फिर शालेय स्तर के बारे में सोचे। हर किसी विषय में या ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, इस प्रकार की परिस्थिति में क्या करोगे, वगैरह वगैरह। तो उसके लिए जो जानकारी चाहिए तो ग्रंथों से आने वाली है, अनुभव से आने वाली है। लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो लोगों को विचार के लिए प्रवृत्त करना, ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उद्भेदनम च उद्भिदानाम, इससे भी शुरू हुआ, लेकिन केवल ज्ञान ग्रहण करते रहना काफी नहीं है। हमें उसके भी आगे बढ़ना है। ऋतूनाम प्रविभागः, यह भी गति पर निर्भर है। और जैसे कि ये पूरे ब्रह्मांड में जो गति है, हमारी एक सूर्य मालिका है, ऐसी बहुत सूर्य मालिका आकाश गंगा में है। और आकाश गंगा प्राचीन संस्कृत शब्द है।
अभी हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पूर्वजों को कुछ मालूम नहीं था। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है। गैलेक्सी जिसको मॉडर्न साइंस में कहते हैं, 220 से ऊपर गैलेक्सियां उन्होंने ढूंढ निकाली है, और अभी भी चल रहा है प्रयोग। तो इस विश्व का व्यापार कितना बड़ा है, इसके बारे में हम सोच ही नहीं सकते। तो ये गतिमत्व जो है पूरे विश्व भर में, वो कारण है ऋतु नाम प्रविभाग। इस प्रकार से विभागो धातु नाम, धातुओं का इस प्रकार का विभाग होना, ये भी वायु के अधीन इस प्रकार का। अभी यहाँ सोने की खान है, यहाँ तांबे की है, लोहे की है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के जो धातुओं के बारे में देखा जाता है। और एक अभी लिथियम के बारे में बीच में एक खबर आई थी, जम्मू में लिथियम काफी मात्रा में मिल गया है इस प्रकार से, जिसके लिए हम विदेशों पर निर्भर थे। और एक अहम हिस्सा है मोबाइल का, जिसमें लिथियम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का प्रविभाग धातुओं का, ये भी वायु के अधीन इस प्रकार का है। धातु धातुमान संस्थान व्यक्ति ही, धातु का मान प्रमाण कितना है, संस्थान का स्वरूप कैसा है, और व्यक्ति उसकी कैसी है, या फिर इन दोनों की व्यक्ति इस प्रकार से। तो अभी तो इसके बारे में काफी बहस होती रहती है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में बहुत सारे माइनिंग प्रोजेक्ट है, और यहाँ से काफी लोग भारत में से वहां पे गए हैं, स्थायिक हो गए हैं वहां पे, और वो ओनर्स है अभी उस माइंस के। तो इस प्रकार कितना है, कितना मिलने वाला है, कितने बरस तक चलने वाला है, ये सभी जानकारी भी होती है। ये वायु के अधीन है। बीजा भी संस्कार रहा। बीजों का भी संस्कार। तो वायु किस प्रकार के बीजों पर अभिसंस्कार करता है, ये एक अलग बात इस प्रकार की रहेगी। अभी एक माना जाता है कि बीजों को हम संस्कारित करें। आज अक्षय तृतीया के दिन बीजारोपण किया जाता है, 7 धान्यों के बीज लगाए जाते हैं। एक पारंपरिक विधि है। आज से खेती का आरंभ हो जाता है, और फिर जब बरसात होती है, तब लेके जो पेड़ पौधे वगैरह सब जगह लगाने हैं हमें। नमस्कार कनंदकार। तो इसमें मंत्रों के संस्कार भी हो सकते हैं। और हमें वो फिर से पद्धति शुरू करनी है। अभी हम वेद के मंत्र लगाते हैं कोकण के एरिया में, वो रोजाना लगाते हैं इस प्रकार से। उनके संस्कार होते रहते हैं, लेकिन बीजा भी संस्कार एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में भी हमें प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन वायु किस प्रकार से करता है, शायद ताजा बीज, पुराना बीज, वगैरह वगैरह, इस प्रकार के संस्कार जो है उसमें वायु का कुछ रोल इस प्रकार का रहेगा। सस्याभिवर्धनम अविक्लद उपशोषण, जो शस्य है, धन धान्य धान्य है, उसका अभिवर्धन अविक्लेद उपशोषण, कि उसमें विक्लेद नहीं होना, ज्यादा पानी हो गया तो भी नष्ट हो जाता है। उनका उपशोषण होना जो भी है, वो पानी का शोषण इस प्रकार का होना, अवैकारिक विकारश्चैत। और जो विकार अवैकारिक है, प्राकृत विकार इस प्रकार का है, जैसे कि इस प्रकार से म्यूटेशंस भी बनते हैं। नेचुरल म्यूटेशंस, संकर हो जाता है अपने आप, और वो हानिकारक नहीं है।
हम जिस तरीके से संकर बना रहे हैं अभी सोच समझ कर, वो हानिकारक है। इसलिए जो अविकारिक विकार है, ये विकार है, संकर विकार है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। बीज प्रक्रिया करने गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, रही तो उस वक्त मंत्र के साथ करे, ऐसा कहा जा सकता है। शस्य यानी कि धान्य, पीक। तो इसके दुष्परिणामों को कम करने के लिए शायद बीजाभि संस्कार का महत्व हो सकता है। और वैसे बीज रक्षा में रखा जाता था। पुराने जमाने में मटके के बर्तन में बीज और रक्षा रखी जाती थी, और फिर रक्षा से निकाल के धोकर फिर उसका रोपण किया जाता था। तो ये टिकाने के लिए संस्कार है। रक्षा रक्षति, इस प्रकार से जो रक्षा है वो उसकी रक्षण करती है, इस प्रकार से अंकुरित नहीं होने देती। और उष्णता भी मिलती है रक्षा से, ये भी एक बात रहेगी। लेकिन मंत्रों के संस्कार इस प्रकार से कर पाते हैं तो अच्छा रहेगा। वैदिक मंत्रों में होंगे इस प्रकार का, अभी तो मुझे पता नहीं है इसके बारे में, लेकिन मंत्रों के संस्कार इस प्रकार से कर सकते हैं, ये बात हो सकती है। मला आता पुन्हा दिसायचं प्रॉब्लेम व्हायला नंबर अजून कमी झाला असावा. दिल ठीक नहीं क्या आपकी? व्योशादी एलादी खरीदारी लीजिए। ये थोड़ा सा कब तकलीफ देता है, ऐसा है। ठीक है। प्रकुपितस्तु प्रकुपितस्य खलु अस्य लोकेश चरता कर्माणि इमानि भवन्ति। ये प्रकुपित होने पर और लोक में संचार करते हुए इसके ये कर्म होते हैं। शिखर शिखर अवमथनम। तो पर्वत है, शिखर यानी कि पर्वत। उसका जो शिखर है, उसका अवमथन, जैसे कि वो मंथन उसका किया जा रहा है, तो अकंपित इस प्रकार का होना। उन्मथनम अनोखा नाम। अनोखह शब्द का अर्थ मुझे अभी याद नहीं है। जैसे कि ये जो उन्मथन है, अविक्लेदा पाककाल कालात् अर्वाक् अविक्लिन्नत्वम् उपशोषणं च पाकेन विवादीनाम् आर्द्राणामेव। अनोको वृक्षः। जलप्रवाह असा आहे का? तो वृक्ष जो है, क्या है शायद।
तो वृक्षों का उन्मथन, जब ये चक्री बादल आ जाता है, साइक्लोन, तो वृक्षों को उखाड़ देता है। उत्पीड़नम सागराणाम, सागरों का उत्पीड़न। अभी ये सुनामी जो है, यह समुद्र में भूकंप होता है और फिर बड़ी बड़ी लहरें उठती है और किनारे पर तबाही मचा देती है। ये हमारे यहाँ उतना कभी हुआ नहीं था सुनामी। विदेशों में काफी देखी जाई थी। लेकिन पूरा निसर्ग ही बिगड़ गया है। पर्यावरण बिगड़ गया है। अब भारत में भी सुनामी होने लगी इस प्रकार से। और पहली सुनामी जब हुई, तो अमेरिका में उसका पता चला था। ऐसा मैंने सुना, 12 घंटे पहले पता चला था कि भूकंप हुआ है और सुनामी आने वाली है भारत में। लेकिन ये जानकारी कहाँ तक पहुंचे, किसके पास पहुंचे, इसके बारे में कुछ बहस नहीं हुई, कुछ बताया नहीं गया। और डायरेक्ट सुनामी का अटैक हो गया। तो अभी टेक्नोलॉजी के जरिए इसमें काफी सुधार आ गया है। साइक्लोन के बारे में तो अभी पता चलता ही है कि साइक्लोन आने वाला है, यहाँ तक आ पहुंचा है, इतना स्पीड है, इस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में जा रहा है, वगैरह वगैरह। ये सभी बातें अभी कॉमन हो गई है। लेकिन फिर भी भूकंप के बारे में पूर्वानुमान काफी मुश्किल है। जब हो जाएगा तो पता चलना जरूरी इस प्रकार का है। तो इस प्रकार का उन्मथनम अनोकाहानाम उत्पीड़नम सागराणाम। तो उत्पीड़न ये अगर भूकंप के जरिए होता है, तो उससे सुनामी पैदा हो सकती है, एक अहम मुद्दा इस प्रकार का है। जल प्रवाह ये क्या बता रही हो, स्रोतसाम जो है बच्चे, वो जल प्रवाह के बारे में है। प्रवर्तनम स्रोतसाम, ये जल प्रवाह के बारे में है। इसमें अरब कंट्री में चित्रित एक फिल्म मैंने देखी थी। काफी दिलचस्प थी। बारिश बहुत कम होती है। और फिर पानी बालू के नीचे चला जाता है और वहां उसका प्रवाह हो सकता है। ये प्राचीन तरीके से खोजते थे इस प्रकार के प्रवाहों को। और एक आदमी पूरा खड़ा रह सके, 6-7 फुट का पूरा प्रवाह, इस प्रकार से वो करते थे। बीच बीच में कहीं उसके हवा आने के लिए कोशिश करते थे। और फिर मरुभूमि में संचित हुआ जल इस प्रकार से शहरों में लाया जाता था। उसकी डॉक्यूमेंट्री थी। तो बड़ा का है। ये कैसे ढूंढ लेते कि यहाँ पे पानी है नीचे, इस प्रकार के, ये भी एक अहम मुद्दा है अभी। और अभी तो टेक्नोलॉजी काफी अच्छी हो गई है, ये इस प्रकार से कर सकते हैं। लेकिन उस जमाने में जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब भी वहां जिंदा रहने के लिए जो भी पानी का स्रोत उपलब्ध है उसको काम में कैसे लाए, इसके बारे में ये डॉक्यूमेंट्री थी। तो काफी अच्छी इस प्रकार की है। उद्वर्तनम सरसाम, ऊपर की तरह उछालना पानी का इस प्रकार का। प्रतिसरणम आपगामाना, नदियों का
विपरीत दिशा में चले जाना इस प्रकार। तो ये काफी अजीब मामला है, फिजिक्स के आधार पर इसको देखना चाहिए कि ये एक्चुअली क्या होता है, इस प्रकार से विपरीत दिशा में नदियां कैसे बहती है। तो प्रेरणा देने वाला अगर वायु है तो ये बात हो सकती है इस प्रकार से। मार्शस जो घाट है, वर्षा ऋतु में नीचे से पानी ऊपर आता है, बूंद के स्वरूप की है। और फिर ये स्प्रिंकलिंग जो है बहुत बेहतरीन है इस प्रकार से। तो ये इसी प्रकार से उद्वर्तनम सरसाम इस प्रकार का है। आकंपनंच भूमे है। भूमि में कंप इस प्रकार का निर्माण होना, भूकंप जिसको कहते हैं। अभी जो बड़े बड़े डैम बन गए हैं उनको तोड़कर अंडरग्राउंड छोटे छोटे टैंक बनाने चाहिए। अभी नदियों का बहना बिल्कुल बंद हो गया और ये गट्टारा गंगा इस प्रकार की हो गई। इसका मुख्य कारण शहरों के लिए धरण बने इस प्रकार से। सृष्टि के संदर्भ में समझना आसान है, शरीर के संबंध में ये सब कार्य कैसे समझे। मागे एक वीडियो आला होता, पाणी कार एटसेट्रा उलट जातीने छडहर गतीने चढावर जात असत, असं एक ठिकाण आहे। वो है विदेशों में कहीं है। और उल्टी गति से जाता है, चढ़ाव पर जाता है इस प्रकार से। तो ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के खिलाफ इस प्रकार का है थोड़ा सा। तो अभी ये बड़े बड़े जो डैम्स बन रहे हैं अभी भी प्रचलन है इनका, इन सभी का। वो हम पूरी सृष्टि की स्थिति को ध्वस्त कर रहे हैं। मैं हिमालय में गया था, टिहरी प्रकल्प चालू था उस समय में। और हम पास से गुजर रहे थे। उसका स्वरूप बिल्कुल डरावना था। इतना बड़ा टिहरी का डैम अब तो बन गया होगा शायद, अभी मुझे पता नहीं है इस प्रकार से। कच्छ प्रांत में है। कच्छ प्रांत में मैंने विदेशों में देखा था, शायद जर्मनी में। लेकिन ठीक है, अगर कच्छ में है तो थोड़ी संभावना है देखने की इस प्रकार से। तो इतने बड़े पैमाने पर जल का संचय करते हैं तो उसका जो प्रेशर है वो जमीन पर होगा ही। कोयना डैम के बारे में काफी बहस इस प्रकार की हुई थी। व्हाइट रण कच्छ के नजदीक है। ओके। अब तो दिल्ली टिहरी डैम में पुरान के डैम ने पुराने टिहरी शहर को ये अपने अंदर समाहित कर लिया है। पूरा शहर विस्थापित कर दिया। हाँ। तो जब उसका काम चल रहा था तो हमने देखा तो इतना बड़ा विस्तीर्ण डैम इस प्रकार का है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। जमीन के अंदर छोटे छोटे डैम बने, 100 फीट 200 फीट इस प्रकार के आधार पर। मिट्टी के ही बने। ज्यादा कुछ नहीं करना है। पानी जैसे आएगा बरसात में तो जहां बांध है वहां पे रुक जाएगा। तो वहां से आजू बाजू में पानी परकोलेट होता जाएगा। और फिर वहां पे जो
वेल्स है या फिर निर्झर है या फिर तालाब वगैरह है, उनको पानी मिलता रहेगा। और आगे का पानी ऊपर, फिर ये होने के बाद जो पानी आएगा वो आगे चला जाएगा, तो फिर आगे को वो इस प्रकार से सिंचन करता रहे। नेचुरल होगा। बाढ़ भी अचानक नहीं आएगी क्योंकि ये जमीन के नीचे है, तो पानी जमीन में ही घुस जाएगा इस प्रकार से। और ये जो सभी विभिन्न प्रवाह है उनको उत्तेजित करेगा। अब यहाँ सोनाली शिंदे और उनके पिता का जो काम है खड़द के नजदीक इस प्रकार से, तो वहाँ कुछ पर्वत है, छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। तो उनमें से पानी आता है, उनको बांध लगा है वहां पे। छोटे बांध, 10-12 फीट के, ज्यादा नहीं है, उससे ज्यादा भी ऊंचाई नहीं है। लेकिन वहां पर जो पानी रुक जाता है वो परकोलेट होके सभी देहातों में चला जाता है। और ऐसा करने से और कुछ करने की जरूरत नहीं, सभी जो वेल्स है, विहिर है, उसमें पानी आ जाता है इस प्रकार से। तो ये प्राकृतिक, और नदियां बहती रहती है। इसमें सबसे आम मुद्दा है कि नदियां बहती रहती है। तो और ये पानी जमीन में नीचे नीचे चला जाता रहता है। अभी जो बड़ी समस्या है कि बोरवेल्स के जरिए हम इतने नीचे जा चुके हैं कि जो हजारों बरस पुराना पानी है वो भी हम निकाल रहे हैं। 2000, 2500, 3000 स्क्वायर फीट नीचे जा रहे हैं। और वो पानी खत्म हो जाएगा तो पानी भरेगा पैसे कहाँ से? एकमात्र स्रोत ये पर्जन्य है, बरसात है। तो अभी इन सभी के बारे में सोचना जरूरी हो जाएगा। नए बांध तो, बड़े बांध तो नहीं बनवाने हैं, ये एक रूप से निश्चित कर ले। और अभी मैंने सुना था कि इस प्रकार का कुछ कार्य संभाजीनगर एरिया में किया गया है। नदी को खोदा गया, वो जो नीचे वाली जमीन पक्की हो गई थी, उसको थोड़ा सा पोरोसिटी उसमें क्रिएट की गई। तो पानी वहां से झिरकने लगा जमीनियों में, और फिर आजू बाजू के जो स्रोत है उसमें पानी आ गया। यही सिलसिला हमें उजनी के बारे में भी करना चाहिए। अभी खड़कवासला में जो सब मिट्टी इकट्ठा हुई थी उसको काफी बड़े पैमाने पर निकाला गया है, 45,000 ट्रक्स, ऐसा मैंने सुना। तो बड़ी मात्रा है। और मूल की उसकी कैपेसिटी 3.25 टीएमसी इतनी थी, जो अभी 1.25 टीएमसी बन गई। 2 टीएमसी केवल इस प्रकार की मिट्टी ही थी। उस सभी को निकाला जा रहा है और उसको फिर किसानों को बांटा जा रहा है, ताकि उसको उनको अच्छी जमीन मिले इस प्रकार से। फिर कैपेसिटी बढ़ जाएगी अभी। 350 पानी खड़कवासला में जमा हो जाएगा। और फिर जो जो नदियां उजली धरण की तरफ जा रही है, उन सभी नदियों में इस प्रकार से अगर नीचे खोदा जाए, तो बीच वाले शहरों को, गांवों को पानी मिलता रहेगा। उजनी में क्या, शुरू में पानी कम हो जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा पहुंचेगा ही नहीं उस वहां पे। धीरे धीरे करते रहेंगे तो सागर का पानी परकोलेट नहीं होता है। क्या, थोड़ा थोड़ा तो परकोलेट होता रहेगा। लेकिन वहां की जमीन अगर जम गई है, तो फिर कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। वैसे अभी विदेशों में डिसलाइनेशन प्रोजेक्ट चलाते हैं, सभी यूएई में।
जहाँ पानी की कमी है तो सागर का पानी डिसलाइन करके प्रयोग में लाया जाता है, पानी पीने के लिए नहीं उपयोग, लेकिन पेड़ पौधों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। वैसे दुबई में मिरेकल गार्डन है उस प्रकार के डेजर्ट में इस प्रकार का बगीचा बनाना, ये बहुत ही मुश्किल काम इस प्रकार का था लेकिन है वहां पे, उन्होंने करके दिखाया है तो ये बात हो सकती है तो इन सभी के बारे में मूल रूप से जाकर सोचना जरूरी इस प्रकार का है ये हम पाश्चात्य का अंधानुकरण इस प्रकार का कर रहे हैं, नहीं। वो खारा है, क्षार के इम्बैलेंस के कारण मीठा पानी ही अंडर वाटर चैनल ओपन कर सकता है, ऐसा पढ़ा है। ओके ये भी बात हो सकती है तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि वहां पे उगने वाले अ, वनस्पति अलग है, खारपुटी खार करके खास करके समुद्र किनारे पर होती है इस खारपुटी के बारे में एक कैंसर में उसका प्रयोग है, ऐसा एक मैंने सुना था। ये तो आसानी से बहुत बड़े मात्रा में उपलब्ध है और फिर उसका काढ़ा बना के लेना है इस प्रकार से। अभी मालूम नहीं उसमें तथ्य कितना है नहीं है, और मैं इस प्रकार के रिसर्च में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेता, लेकिन ऐसा सुना तो था इस प्रकार से। तो फिर समुंदर का पानी किस तरीके से हम प्रयोग में ला सकते हैं, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा दो ही तरीके के हैं। एक जो हिमालय जैसे पर्वत है जहाँ बर्फ जमता है और वो पिघलकर नदियों में पानी आता है पंजाब इसीलिए समृद्ध देश इस प्रकार का रहा, और बारिश हो ना हो ये गंगा यमुना वगैरह सभी जो नदियां हैं उसके जरिए पानी मिलता रहा इस प्रकार से। लेकिन मध्य भारत दक्षिण भारत में पर्जन्य पर ही हम निर्भर है इस प्रकार से। और फिर जंगल टूटते गए बरसात का प्रमाण कम होता गया और अवर्षण की स्थिति आने लगी। ये अहम मुद्दा इस प्रकार का है तो जल है तो जीवन है, ये अहम मुद्दा है। अभी हमारे सेहत के बारे में, आरोग्य के बारे में सोचते समय इन सभी का भी हमें जरूर जिक्र करना है इन सभी के बारे में सोचना है, हम उसमें कितना क्या कर पाएंगे ये अलग बात है। लेकिन मुझे अभी लगता है कि शालेय स्तर से लेकर ये ज्ञान विद्यार्थियों तक, छात्रों तक पहुंचाना चाहिए, उनके पेरेंट्स तक पहले पहुंचाना चाहिए कि हम व्यर्थ पानी न गवाएं, ये कम से कम होना चाहिए हमारे दृष्टि से। और फिर पानी को शुद्ध कैसे रखेंगे इसके बारे में सोचना है। पानी शुद्ध करने के तरीके अलग रहेंगे, उसका संबंध नहीं है। अगर पानी शुद्ध ही हो जाएगा, शुद्ध रहेगा, तो उसको शुद्ध करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। कारणों पर काम करो, कार्यों पर मत करो इस प्रकार से तो इस सभी दृष्टि से ये देखना इस प्रकार का जरूरी इस प्रकार का होगा। आधमनम अम्बुदानाम अम्बुद यानी कि मेघ, अम्बु देने वाला मेघ इस प्रकार के, उसका आधमन तो उसको फुलाते रहना इस प्रकार के। अभी एक ढकपुटी कही जाती है कि वो ज्यादा ही इस प्रकार के बढ़ गए बड़े हो गए तो फूट जाते हैं अचानक, और फिर बहुत भारी वर्षा होती है। बंबई में एक इस प्रकार का हुआ था ढकपुटी, जिसको कहते हैं क्लाउड बर्स्ट इस प्रकार से, और काफी हाहाकार मच गया था उस समय में बहुत सारे लोग अटक गए थे कहीं कहीं पे इस प्रकार से। जो घर पहुंचे वो भी बहुत मुश्किल से घर पहुंचे इस प्रकार से और वैसे बंबई एक बेट है चारों तरफ इस तरह से करीबन समुंदर से घिरा है और फिर
ये इस प्रकार के पानी जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, वो सब ड्रेनेज जो है तो ब्लॉक हो जाते हैं। हाँ, दे हर मौसम का, हर बरसात में ये प्रॉब्लम होता ही है इस प्रकार से। और बम्बई की आमदनी तो बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, कम होने का कोई चांस नहीं है। तो ये विकेंद्रीकरण होना बहुत जरूरी है। शहरों के लिए सभी सुविधाएं है, और इसलिए वहाँ केंद्रीकरण हो रहा है लोक संख्या का इस प्रकार से। हम्म। और देहातों में रहने के लिए लोग तैयार ही नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो स्मार्ट सिटीज बनने के बजाय स्मार्ट विलेजेस होनी चाहिए, पंचक्रोशी होनी चाहिए। सीमित तो हो, ऐसा अगर हो सकता है तो ये विकेंद्रीकरण इस प्रकार का हो जाएगा, और काफी समस्याएं उससे हल हो जाएगी। लेकिन फिर भी अभी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट ही चल रहे हैं। कोई स्मार्ट विलेजेस के बारे में सोच नहीं सक रहा इस प्रकार से। हम्म। तो आवधमनम अंबुदानाम, ये उनको व्यापक बनाना ये एक मुद्दा रहेगा, और उनको इस प्रकार से फोड़ देना, ये आधमन का अग्रिम रूप इस प्रकार का होगा। निहार निर्हाद पांशु सिकता मत्स्य भेग उरग क्षार रुधिर अश्म अशनि विसर्ग। तो निहार यानी कि दो बिंदु इस प्रकार के, निर्राद का मुझे अभी याद नहीं है अर्थ। पांशु यानी कि धूली, सिकता। हाँ, तो इस प्रकार से वादळ जिसको कहते हैं आते हैं। और सिर्फ यही नहीं, मत्स्य भेक यानी कि ये मंडूक इस प्रकार का, उरग सर्प, क्षार रुधिर अश्म अशनि, इनका विसर्ग। ये नोटेड है कि इस प्रकार की बारिश हुई है, कि जहां फ्रॉग्स ही गिर पड़े आकाश से इस प्रकार से। पांशुसिकता तो मालूम है, मत्स्य और उरग, इस प्रकार के सर्पों की भी वर्षा हुई है इस प्रकार से, ऐसे नोटेड है। अब आधुनिक विज्ञान के अनुसार इन सभी का एक समय में बाष्पीभवन होकर वो आकाश में चला जाता है, पानी के साथ ये सब ऊपर चले जाते हैं, और फिर ठंड हवा लगने पर बरस जाते हैं इस प्रकार से। तो ये मानते हैं कि इस प्रकार से होता है, हमने तो कभी देखा नहीं इस प्रकार से। लेकिन इस प्रकार से होता है, ये नोटेड इस प्रकार के है। निर्रात का मुझे याद नहीं रहा। निहारा शिशिर समूह, निर्रादो मेघम विना गर्जितम। ये तो भी सुना नहीं है कि मेघ के बिना गर्जना इस प्रकार की। अशनि अग्नि ही, और ये जो है उल्कापात। अश्म अशनि विसर्ग। तो पत्थर की बौछार इस प्रकार के होते हैं, और उल्कापात इस प्रकार का होता है। उल्कापात तो दिखाई देता है उसमें, संदेह की बात इस प्रकार की नहीं है। और अगर बड़े पैमाने पर है या बड़ी बड़ी उल्काएं हैं तो उसके बारे में जागरूक होना जरूरी इस प्रकार का रहता है। अब ज्यादातर जो सैटेलाइट वापस आ जाते हैं उनको समुद्र में डुबा दिया जाता है, लेकिन संयोग से वो अगर किसी दूसरे स्थान पर गिरे तो बहुत तेजी से आते हैं, बहुत गर्म होते हैं, तो ये काफी मुश्किल मामला इस प्रकार का हो जाता है। तो इन सभी का विसर्ग करना ये भी वायु का काम है। व्यापादानंच षण्णाम ऋतूनाम, षड ऋतुओं में व्यापक निर्माण करना, ये जो अभी हो रहा है। शस्यानाम असंघातः,
जो शस्य है उसका असंघात विलग अलग इस प्रकार का हो जाना। भूतानांच उपसर्ग, भूतों का उपसर्ग इस प्रकार से, ये भूत अभूत भूत हो सकते हैं या भूत इस प्रकार के हो सकते हैं। भावानांचा अभाव करणम, जो पहले भाव थे वो अभाव उनका हो गया, नष्ट हो गए। चतुर्युगांत कारणाम मेघ सूर्य अनिल अनल अनिलानाम विसर्ग, चतुर्युग के अंत करने वाले मेघ सूर्य अनल और अनिल, इनका विसर्ग, इनको निर्माण करना, ये भी वायु के अधीन इस प्रकार का है। सही भगवान प्रभवश्च अव्ययश्च, तो वही भगवान है, प्रभव और अव्यय इस प्रकार का है। तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं। मंगलवार को उन्माद चिकित्सा को लेकर आगे बढ़ेंगे। और पर कल और सोमवार को बंद रहेगा इस प्रकार से। आयुर्वेद प्रकांड निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः, शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन। आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां, श्रेष्ठं धन्वन्तरिन्दं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्, वैद्यवर्गो हि नूनम्। आज अक्षय तृतीया के सुमुहूर्त पर पूर्णायुग का एक ब्रांच चिकित्सा का बारामती में खुल रहा है। उसके उद्घाटन के लिए मुझे जाना है। तो मैं अभी 12:30 बजे निकल पड़ूंगा यहाँ से। 3 बजे वो उद्घाटन बारामती में है। आप में से कोई अगर बारामती से है तो जरूर मिले वहां पे। हमारा संकल्प है कि हमारे गुरुजनों के सभी संकल्प पूरे हो और हम भी उनमें सहयोगी बने। बढ़िया। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात्। मंगलवासरे पुनरुक्ति मिले श्याम।